नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के हैं तो इस सभ्यता के एक नए सेक्शन के बारे में, नए सब चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। ये चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की उद्भव यानी उत्पत्ति और उसके निर्माता के बारे में या उसके संस्थापक के बारे में। तो इस क्रम में आइए बढ़ते हुए आप देखें, ये पूरा कंसेप्चुअल क्लास है। इसमें आपको मैक्सिमम चीज़ समझना ही समझना है और अभी तक के अनुसंधान खोज ये सारी बातों से जो कुछ भी निकल के आया है विद्वानों के द्वारा वही इस चैप्टर में है, वही इस सब सेक्शन में है। तो इसे स्किप ना करेंगे प्लीज़, नहीं तो आप पूरी बात हमारे नहीं समझ पाएंगे। तो आइए इसे हम कैसे समझें। तो सबसे पहले इसमें उद्भव और उत्पत्ति यानी कैसे हड़प्पा सभ्यता का ओरिजिन हुआ, ये जन्म कैसे लिया या किस तरह से जो है इसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में विचार है। और इसको निर्माता यानी इसको उद्भव करने वाले, निर्माण करने वाले कौन सा लोग थे, संस्थापक उसे कहते हैं, वो कौन लोग थे। तो ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, क्योंकि जहाँ ओरिजिन हो रहा है वहाँ कोई ना कोई ऐसा समाज है जो उसको निर्माण करने वाला है, और जो निर्माण करने वाला है वही उसका इसके उत्पत्ति या ओरिजिन में योगदान दे रहा है। तो ये दोनों आपस में अनुनाश्रित है और इसी को समझना है। तो अभी तक इसमें हम सिलसिलेवार जो चल रहे हैं कि शुरू से क्या विचार आया, शुरू से कैसे आगे की ओर बढ़ा और अभी के डेट में उसका किस पे समर्थन है। तो इसे 4 हिस्सों में मतलब पार्ट में हम देखेंगे उद्भव और उत्पत्ति संबंधी विचार को, जिसे हमने यूरोपियन विद्वानों का मत के रूप में, और दूसरा एक जो विद्वानों का ग्रुप है या मत है वो इसे वैदिक आर्यों के द्वारा निर्माता मानते हैं, यानी इस सभ्यता का ओरिजिन या उत्पत्ति के रूप में वैदिक आर्यों को मानते हैं। और तीसरा जो एक विचारधारा है विद्वानों का वो द्रविड़ भाषा समाज के रूप में, जो हमारे समाज हैं दक्षिण भारत में, उनको मानते हैं कि ये सभ्यता का उद्भव द्रविड़ समाज द्वारा हुआ। और चौथा जो इसका विचार है वो स्वदेशी उद्गम का विचार है। ये हम इसे समझते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझ जाएं कि हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति या उद्भव या उसके निर्माता के बारे में या उसके पतन के बारे में या उसके अन्य बहुत सारी चीज़ों के जैसे सामाजिक धार्मिक विश्वास के बारे में जितना भी अभी तक अनुसंधान खोज और उसके जांच हुए हैं कार्बन डेटिंग से या अन्य सब चीज़ों से, उससे तो अनुमान लगाया जाता है, एक विश्वसनीय रूप से एक थ्योरी बना। लेकिन फिर भी इतना ये जटिल काम है, इतना ये असंभव और मुश्किल काम है कि जब तक हड़प्पा सभ्यता के लिपि को नहीं पढ़ा जा सकेगा तब तक इसके रहस्य को नहीं खोला जा सकता है। मिस्ट्री बना ही रहेगा कुछ न कुछ। तो हाँ, लिखित साक्ष्य तो मिला है लिपि के रूप में, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। और कोई ऐसा साहित्यिक साक्ष्य नहीं है हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने के लिए, केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य है। तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे जो कुछ भी अभी तक ज्ञान प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसी के आधार पे हमारे इतिहास का सिलेबस या परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अभी तक लिपि अगर नहीं पढ़ा गया है तो स्वाभाविक है कि मिस्ट्री है, ये एक रहस्य बना हुआ है। फिर भी क्या है और कितना अनुमान और कितना विश्वसनीय तर्क है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो बात है इसमें पॉइंट वाइज उत्पत्ति या उद्भव से संबंधित, वो सबसे पहले जैसे यहाँ ब्रिटिश के द्वारा ही एक तरह से कहें तो अनुसंधान प्रक्रियाएं शुरू हुई। उसमें ब्रिटिश यूरोपियन विद्वानों का जो मत था वो अचानकता का मत था, यानी उनका विचार था कि हड़प्पा सभ्यता जो है अचानक जो है किसी दूसरे सभ्यता के लोग जो आ गए हैं, जैसे कि इसके समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, तो वहाँ के लोगों के बारे में उन्होंने अनुमान लगाया कि वहाँ के लोग आ गए और उसे एक जैसे सुमेरियन सभ्यता से बोले कि वहाँ के लोग आ करके और इस सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में या आज के जो सिंधु घाटी क्षेत्र है या हड़प्पा सभ्यता का एरिया है, उस एरिया में उन्होंने अपना एक कॉलोनी बसाया।
तो यूरोपीय विद्वानों का मानना है कि अचानक रूप में आ गए वो लोग और अचानक रूप में आकर के जो है इस सभ्यता का निर्माण किए। वो पहले जो है सुमेरियन या कहें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता इससे पुराना मानी जाती है, तो इसलिए वहाँ से ऐसा बात आया। और इस तरह के बातों का जो समर्थक है, जो विद्वान इसके समर्थक हैं, वो सबसे पहले तो सर जॉन मार्शल साहब हैं, जो ये जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी, निदेशक भी रह चुके थे और इनका योगदान भी मोहनजोदड़ो की खोज में रहा है। फिर गॉर्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर आदि विद्वान इस मत का समर्थक हैं कि सुमेरियन सभ्यता के लोग यहाँ आकर के कॉलोनी बसाए। लेकिन इनका जो तर्क है वो तर्क आरंभिक इतिहास का है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में उस समय खोज नहीं हुआ था उतना। ये तर्क जो है इनका वो शुरू से, यानी जब से भारतीय इतिहास के पुरातत्व के बारे में या प्रागैतिहासिक काल से ये खोज शुरू हुई, तब से लेकर के 1950 ईस्वी तक का ही इनका विचारधारा था। या उन्हीं साक्ष्यों के आधार पे 1950 तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पे इन्होंने अपना एक मत बनाए थे। तो इसलिए इनका मत का भी एक सीमित उपयोग है, एक लिमिटेशन है, और इनके मत को बहुत सारे विचारों से खंडन भी किया गया। मैं इसे बता दूं कि ये जब ये मत था तो इनका जो कहना है कि ये बाहर से लोग आए थे और अचानक यहाँ एक कॉलोनी के रूप में बसाए, और इसके पीछे इन्होंने तर्क दिया कि सुमेरियन की सभ्यता सैंधव सभ्यता से प्राचीन थी। दोनों सभ्यता नगरीय थी, मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता भी नगरीय थी। उसके बाद इनका तर्क था कि दोनों के निवासी कांसे तथा तांबे के साथ साथ पत्थर यानी पाषाण के उपकरणों का प्रयोग करते थे। उसके बाद दोनों सभ्यता के लोग चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे और दोनों सभ्यताओं में लिपि का प्रयोग पाया जाता है। इतना बात तो सही है, लेकिन इन समानताओं के आधार पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस तर्क को खारिज कर देता है। और मैंने अभी आपको बताया कि ये जो सभ्यता है वो शुरुआती विचारधारा पर आधारित है। ये जो विचार है सभ्यता के बारे में वो शुरुआती खोज और अनुसंधान के आधार पे है। तो इस तर्क के पीछे बहुत सारी ऐसी असंगति थी, जैसे कि सैंधव सभ्यता की नगर योजना जो है वो सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता की अपेक्षा काफ़ी व्यवस्थित और उन्नत है। हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो नगर योजना है वो उतना व्यवस्थित नहीं है। दूसरा जो बात देखते हैं कि दोनों के बर्तन, उपकरण, मूर्तियाँ, मुहरे, ये सभी चीज़ें हैं, सही है, लेकिन उसके आकार प्रकार, उसके डिजाइन और उस पर चित्रकारी में काफ़ी भिन्नता है। तो ये मत भी इनका खारिज हो जाता है कि ये बर्तन और उपकरण में समानता रखते थे। उसके बाद लिपि के आधार पर अगर कहें तो सुमेरियन सभ्यता में लगभग 900 अक्षर हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि प्राप्त हुई है उसमें 400 अक्षर हैं। तो इससे पता चलता है कि नहीं, ये जो विचारधारा है अचानकता का या कहीं से ये विदेशी उपनिवेश का या कॉलोनी के रूप में बसने का ये विचारधारा उचित नहीं है। ये इसका कहीं न कहीं जो जड़ है या इसका जो केंद्र है वो कहीं और छुपा हुआ है। दूसरा जो मत है वो वैदिक आर्य द्वारा प्रस्तावित, मतलब वैदिक आर्यों के आधार पर बनाया गया है कि ये जो वैदिक काल के जो आर्य हैं, जो आप वैदिक काल में पढ़ेंगे तो बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि इस सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता और ओरिजिन के लिए वैदिक आर्य जो है जिम्मेदार हैं या उनके द्वारा किया गया है। इसके जो विद्वान हैं वो विद्वान में प्रोफेसर TN रामचंद्रन जैसे विद्वान ये काफ़ी मतलब उन समर्थन करते हैं। फिर KM शास्त्री हैं और कुशालकर हैं और SR राव जैसे आदि विद्वान जो हैं ये वैदिक आर्यों द्वारा इस सभ्यता के निर्माण के पक्ष में अपना विचार देते हैं। और वो तर्क देते हैं, वो अपना तर्क देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में वैदिक आर्यों का जो विचार है वो विचार रीति रिवाज और धार्मिक आर्थिक परंपराओं के आधार पे बतलाते हैं कि बहुत सारी ऐसी जो रीति रिवाज धार्मिक परंपराएं हैं
वो वैदिक सभ्यताओं से मिलती है, तो ठीक है, ये बात तो सही है। लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी पुरानी सभ्यता के विचार, उसके धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक कई ऐसी परंपराओं का, विचारों का निरंतरता भी तो आगे किसी सभ्यता में बनी रह सकती है। तो इनका जो तर्क है वो तर्क में बहुत अंतर पाया जाता है। जैसे कि आप देखें कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आप जानते हैं कि वैदिक सभ्यता जो है वो एक आर्यों की ग्रामीण और कृषि प्रधान या कहें तो पशुचारनिक व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता व्यवसाय प्रधान थी, तो जो वैदिक सभ्यता है वो पशुचारनिक और यायावरी प्रधान सभ्यता के रूप में जाना जाता है। सिंधु के लोग घरों का निर्माण पक्की ईंटों से करते थे, जबकि आर्य लोग घास फूस, बांस बल्ली यही सब चीज़ों से, पेड़ पौधे, लकड़ियों से निर्माण कर रहे थे। सैंधव लोग जो है, अगला पॉइंट है कि सैंधव लोग जो है पाषाण एवं कांसे के उपकरणों का उपयोग कर रहे थे। उन्हें लोहे का ज्ञान उस समय तक प्राप्त नहीं हुआ था, जबकि वैदिक सभ्यता में लोहे के उपकरण और लोहे के ज्ञान हो गई थी। उसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग जो है अगर धार्मिक आधार पे देखें तो वे मातृ देवी, पशुपति यानी आदि शिव की पूजक थे। वो लिंग और कहें तो फीमेल ऑर्गन सिस्टम की पूजा करते थे, जबकि मूर्ति पूजा के भी समर्थक थे। जबकि आर्यों की जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, उसमें इंद्र, वरुण, पूषण, सूर्य आदि नाम के देवी देवताओं का पूजा या उपासक होते थे। वैदिक लोग जो है यज्ञ का भी निर्माण बहुत व्यापक पैमाने पे करते थे, जबकि यज्ञ का कुछ साक्ष्य सिंधव सभ्यता में भी मिलते हैं, लेकिन जब तक कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक उस पर कहना बहुत सही नहीं होगा। तो इस तरह से कहें कि वैदिक सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, ये उपासना प्रधान एक संस्कृति थी, सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता जो है वो मूर्ति पूजा के भी समर्थक रहे। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है वो दोनों में अंतर है। उसके अलावा और भी कुछ कारण हैं, जैसे आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रिय पशु वृषभ यानी बैल था, सांड था। उसके अलावा जो है आर्यों के लिए गाय जो है वो काफ़ी महत्व का चीज़ माना जाता था, उसे अघन्या कहा जाता था, जबकि गाय का साक्ष्य सिंधु सभ्यता में तो नहीं मिली है। लेकिन स्वाभाविक है कि जब बैल या सांड का साक्ष्य मिल चुका है या उसकी मृत मूर्तियाँ मिल चुके हैं तो गाय तो जरूर होगा, तो इस मुद्दे पर तो नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद आप कहें तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो एक प्रमाणित है, लगभग 400 अक्षर उसमें हैं, लेकिन वैदिक सभ्यता में इस तरह से कोई लिपि विकसित नहीं मिलती है। एक मौखिक ज्ञान परंपरा से चलती हुई एक सभ्यता आई, ज्ञान विज्ञान या जो कहें इसमें वेद और उपनिषद अरण्य का विकास हुआ, लेकिन ये सब मौखिक परंपरा से हुआ, कोई लिपि परंपरा से नहीं हुआ। तो ये सब अंतर है। फिर भी बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है, इस मानने में इसके पक्ष में जो है सहमति नहीं बनता है। एक निर्धारित जो है सहमति या कहें तो समर्थन इसका नहीं किया जाता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो आप इस बात को समझ गए कि ये वैदिक जो सभ्यता है, ये वैदिक सभ्यता के पक्ष में भी मत नहीं बनता है। जिस तरह से यूरोपीय विद्वानों का जो मत था वो अचानकता का या सुमेरियन सभ्यता का वो आरंभिक खोज का प्रमाण था, उसी तरह से वैदिक सभ्यता वाले भी जो मत है या जो इसके विद्वान हैं उनका भी मत जो है पूरी तरह से इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि वैदिक आर्य ही सिंधु सभ्यता के निर्माता या ओरिजिन में योगदान दिए। तीसरा जो मत है वो द्रविड़ भाषी समाज के प्रति है, यानी कुछ विद्वानों का कहना है कि इस सभ्यता का निर्माण द्रविड़ भाषा के लोग किए, जो आज दक्षिण भारत में जाने जाते हैं। और इसके समर्थक जो है विद्वानों में एक भाषा विज्ञानी सुनीति कुमार चटर्जी हैं। उन्होंने भाषा विज्ञान के आधार पे
जैसे वेद में जो भाषा है उसके आधार पे, उसके बाद जो है ईरान के पास बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में ब्राहु लिपि या ब्राहु लिपि और उसका भाषा जो चल रहा था, उसके आधार पे बहुत सारी बातें सामने प्रकट किए और उन्होंने बताया कि इस सभ्यता का जो उद्भव है, उस उद्भव में द्रविड़ समाज के लोगों का योगदान है। लेकिन इनका मत भी बहुत मान्य नहीं है, क्योंकि अभी तक के खोज में ये बात सही है कि मतलब ठीक है कि सिंधु सभ्यता के विचार निर्माता के रूप में, विचारधारा के रूप में द्रविड़ भाषा को मान सकते हैं, लेकिन जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र है, उस विस्तार क्षेत्र के अनुसार दक्षिण भारत से अभी कोई सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अवशेष नहीं मिले हैं। वो चाहे पुरातात्विक अवशेष हो, चाहे साहित्यिक अवशेष हो, चाहे लिपि का अवशेष हो, वो नहीं मिले हैं। हाँ, एक आध चीज़ों में समानता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी सबको दफनाने में विश्वास रखते थे और हड़प्पा सभ्यता के लोग द्रविड़ सभ्यता के लोग भी सबको दफनाने में विश्वास रखते थे, लेकिन एकाध विश्वास के आधार पे केवल इस विचारधारा को मान लेना समीचीन या उचित नहीं प्रतीत होता है। उसके बाद जो है इस विचारधारा के पक्ष में भी बहुत कम मत जाते हैं। इसका चौथा जो विचारधारा है वह स्वदेशी उद्गम का विचारधारा है। स्वदेशी उद्गम कहने का मतलब ये है कि इस सभ्यता के निर्माता, इस सभ्यता का ओरिजिन या उत्पत्ति न किसी विदेशी प्रभाव से हुआ है, न कोई अचानकता से हुआ है, न आर्यों के द्वारा हुआ है, बल्कि ये सभ्यता जो है यहीं के लोगों के द्वारा समय के परिप्रेक्ष्य में धीरे धीरे प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हुआ है और ये एक लंबी प्रक्रियाओं के साथ हुआ है। और इस विचारधारा के जो समर्थक विद्वान हैं और अनुसंधानकर्ता हैं वो स्टुअर्ट पिगट हैं, एल्चिन हैं, फियर सर्विस है, जेफ डेल्फ जैसे आदि विद्वान हैं। तो इस विचारधारा के प्रति उनका भी कुछ तर्क है, जैसे कि सबका अपना अपना तर्क था, इसलिए इनका भी कुछ तर्क है, लॉजिक है। और ये देसी विचारधारा के प्रति जो तर्क है, वो तर्क में आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं जब आपको कैल्कोलिथिक यानी ताम्रपाषाण काल चरण फर्स्ट या प्रथम चरण पढ़ा रहा था, तो उस समय मैंने बात किया था कि ताम्रपाषाण काल चरण को 3 चरण में बांट करके इसे पढ़ेंगे, चरण प्रथम, चरण द्वितीय और चरण तृतीय। तो चरण प्रथम और तृतीय मैंने पढ़ा दिया था, इसी चैनल पर पिछले क्लास वाला वीडियो है अवेलेबल। और मैंने बताया था कि चरण 2 के साथ सिंधु सभ्यता को हम साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि वो एक जुड़ी हुई चीज़ें हैं आपस में, और ऐसा संबंधित होने के कारण कैल्कोलिथिक यानी ताम्रपाषाण काल चरण 2 और सिंधु घाटी सभ्यता एक साथ दोनों जुड़ा हुआ है। तो यही एक ऐसा साक्ष्य है जो प्रमाणित करता है कि सिंधु सभ्यता के देशीय उद्गम का विचार काफ़ी मजबूती से और काफ़ी समर्थन प्राप्त कर लेता है। जैसे ताम्रपाषाण काल चरण 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें अफ़गानिस्तान में मुंडी गाक, फिर जो है पाकिस्तान में झोब, क्वेटा, कुल्ली नाल जैसी संस्कृतियाँ, आमरी, कोटदीजी प्रथम, फिर जो है रावी नदी के तट के आसपास पंजाब में पड़ाक हड़प्पा पंजाब जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में हैं, फिर कालीबंगा सोथी जो राजस्थान में संस्कृति थी। ये ताम्रपाषाण के बारे में मैं बता रहा हूँ, प्रथम चरण के बारे में। उसके बाद पड़ाक हड़प्पा हरियाणा, जिसका बानाबली, राखीगढ़ी महत्वपूर्ण साइट थे। ये सब संस्कृतियों के खोज से, अनुसंधान से बहुत ऐसे प्रमाण मिले, अवशेष मिले, पुरातत्व मिले, जो हमें दिखा रहा था कि ये जो है सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई है, या कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पहले वाली सभ्यता है। यानी एक ग्रामीण सभ्यता तो है, इसे प्री हड़प्पा के रूप में हम कह सकते हैं, या प्री सिंधु सभ्यता के रूप में कह सकते हैं। तो यही एक ऐसे विचार है जो इस सभ्यता के देशीय उद्गम विचार को प्रमाणित करता है। इन संस्कृतियों के लोग, यानी जो कैल्कोलिथिक प्रथम
चरण के जो संस्कृति के लोग थे उनमें कृषि कर्म, पशुपालन, अलंकृत बर्तनों का निर्माण, पशु तथा नारी की मूर्तियाँ, मिट्टी की मृण मूर्तियाँ। उसके बाद बलूचिस्तान के लोग तो मातृ देवी की पूजा और लिंग उपासना की भी कुछ मूर्तियाँ बनाते थे। तो ऐसे चीज़ें, फिर चित्रकारियाँ, जैसे बर्तन पे कई चित्रकारियाँ, पीपल के पत्ते का चित्र, उसके अलावा जो है त्रिभुजाकार, ज्यामितीय कई प्रकार के चित्र जो है अपने बर्तनों पे बनाते थे। ये सभी ऐसी चीज़ें थी, ये चीज़ें ये बात को प्रमाणित कर रहा था कि करता है कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसी प्रतीक, ऐसी चीज़ें, ऐसी जो वस्तुएं हैं, अवशेष हैं, वो मिलते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ खासियत है या विशेष है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यावसायिक थे, ये व्यापार वाणिज्य पे निर्भर थे। तो ये माना जा सकता है कि कोई भी सभ्यता या कोई भी नगर या नगरीकरण होता है सभ्यता का, तो बिना गांव से, बिना कस्बे से गुजरे हुए, बिना ग्रामीण पृष्ठभूमि से, बिना कृषि खेत खलिहान से गुजरे हुए नहीं हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि जो कैल्कोलिथिक चरण प्रथम के जो निवासी थे हमारे देश में, वो गांव, खेत खलिहान, कस्बों से गुजरते हुए इस सभ्यता के निर्माण किए। जहाँ तक नगर योजना, नगरीकरण में नगर योजना की बात है, तो कुर्दीजी, कालीबंगा, बानावली, हड़प्पा, ये 4-5 ऐसे पूरा स्थल थे कैल्कोलिथिक फेज 1 का, जिससे नगर नियोजन, उत्तर दक्षिण में मकान निर्माण करना और उसके बाद बस्ती का दुर्गीकरण, गढ़ी, पक्की ईंटों का प्रयोग, अन्नागारों का प्रयोग, ये सब जो चीज़ें ऐसे प्रमाण देते हैं जो ये प्रमाण पुष्ट करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो ओरिजिन है, जो उत्पत्ति है, वो इसी भारतीय उपमहाद्वीप की इसकी प्राचीन सभ्यताओं में या इसकी प्राचीन संस्कृतियों में छिपी हुई है। तो इसी विचारधारा को लेकर के इसका समर्थक लोग ज़्यादा हैं, और कहें तो ये पूरा विश्वास के साथ ही सब प्रमाणों से कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्गम के विचार को या उत्पत्ति के विचार को किसी विदेशी विचारधारा या विदेशी सभ्यता में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने ही देश के में समय समय पे विकसित होती हुई न्यूलिथिक से लेकर के ताम्रपाषाण के चरणों में इसके जड़ों को तलाशा जा सकता है। एक प्रोफेसर हैं मीडो, प्रोफेसर मीडो ने तो एक नए अनुसंधान जो हुआ उसके हिसाब से उन्होंने जो घग्घर हकरा लाइन है या जो सरस्वती नदी है प्राचीनतम, उस सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र के आधार पे उन्होंने बताया कि सरस्वती नदी जो हकरा घग्घर लाइन से गुजरती थी, उसका बहाव क्षेत्र जो है वो हिमालय से निकलती थी और उस नदी के पास ही या कहें तो उसके समानांतर ही सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित हुई। तो उनका भी विचार जो है स्वदेशीय उद्गम के पक्ष में है और बहुत सारे ऐसे प्रमाण तो मिल ही गए जो इस बात को साबित करता है लगभग कि सिंधु सभ्यता का विकास कहीं न कहीं हमारे ही अपने देश में और इसके प्राचीन संस्कृतियों से होते हुए हुआ है और उससे गुजरा है। तो यहाँ तक आपने बात चारों समझ गए होंगे कि ये जो उद्गम या उत्पत्ति का विचार है वो सबसे पहले यूरोपियन वाला विद्वानों का विचार आया, क्योंकि इस समय तक एक लिमिटेशन था, ज्ञान का लिमिटेशन था कि 1950 तक कुछ विशेष खोज हड़प्पा सभ्यता के बारे में नहीं हो पाई थी। बहुत सारी खोज उसके बाद शुरू हुए और 80 और 90 के दशक में जा कर के कंप्लीट हुए। तो ये विचारधारा खारिज हो गया। फिर वैदिक आर्यों का विचारधारा भी एक विद्वानों का अपना मत रहा है, इनका भी मत समानता असमानता के आधार पे बहुत सारी चीज़ें खारिज हो जाती है। सुनीति कुमार चटर्जी का भाषा के आधार पर वाला विचार भी बहुत अच्छा और मजबूत प्रमाण नहीं प्रस्तुत करता है, लेकिन स्वदेशीय विचारधारा या उद्गम का विचार जो है वो काफ़ी समर्थन करता है इस बात का कि हड़प्पा सभ्यता का विकास या हड़प्पा सभ्यता का जो ओरिजिन है या उद्भव है वो देशीय प्रवृत्ति से हुआ। अब आ जाए इसके दूसरे पार्ट में, यानी निर्माता, यानी हड़प्पा सभ्यता के निर्माता और संस्थापक संबंधी मत। अब स्वाभाविक है जो इस
सभ्यता के उद्भव और उत्पत्ति में जो योगदान दे रहे हैं वही तो इसके संस्थापक बनेंगे प्रारंभ में। तो इसमें कुछ विशेष बातें, जैसे अभी तक जो कुछ भी मैंने बताया आपको कि लिपि नहीं पढ़ा गया है तो ज्ञान का लिमिटेशन तो है ही, साच का लिमिटेशन तो है ही, लेकिन जो कुछ भी पुरातत्वों से अभी तक प्राप्त हुआ है उस पुरातत्वों के आधार पे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो या हड़प्पा से मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है, यानी मनुष्य के कंकाल की। वो लगभग 4 प्रकार के हैं। वो 4 प्रकार के प्रजाति का कंकाल है, 4 प्रकार के प्रजाति का। ये 4 प्रकार के जो प्रजाति हैं वो नंबर 1 प्रजाति प्रोटोस्ट्रोलैड हैं, जिससे काकेशियन के नाम से भी जाना जाता है, ये एक प्रजाति हैं। दूसरा है भूमध्य सागरीय प्रजाति वाले कंकाल है यहाँ पे, और तीसरा है अल्पाइन यानी जो आर्मेनॉइड प्रजाति का कंकाल मिला है, और चौथा जो कंकाल है वो मंगोलॉइड प्रजाति का कंकाल है। इस सब कंकालों के आधार पे वैज्ञानिकों ने निरीक्षण किया, परीक्षण किया, और उन्हें बताया कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माता यही चारों पांचों रहे हैं। इसमें मोहनजोदड़ो के निर्माता के रूप में भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों को माना जाता है, यानी मोहनजोदड़ो से भूमध्य सागरीय प्रजाति के कंकाल ज़्यादा मिले हैं। लेकिन इसमें भी पूरी तरह से समर्थन नहीं है, इसमें भी इस बात का विरोध है, और विरोध इस बात का है कि ये सभी कंकाल तो मिल गए हैं, लेकिन कैसे मान लिया जाए कि यही चारों लोग प्रजाति के लोग इस समाज को या इस प्रकार के सभ्यता के निर्माता के रूप में मान लिया जाए। तो एक नया विचार जो उभर के आता है, जिस तरह से द्रविड़ भाषा समाज के रूप में समर्थक किए थे सुनीति कुमार, उसी तरह से कुछ विद्वानों का कहना है कि नहीं, इस सभ्यता के जो निर्माता है वो द्रविड़ भाषी परिवार या समाज है, ये समाज का। तो मैंने पिछले क्लास में ही, इसी क्लास में मैंने आपको बताया कि एक विचारधारा तो है, लेकिन अभी तक दक्षिण भारत से हड़प्पा सभ्यता का से संबंधित कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जो इस विचारधारा को प्रमाणित करे। शायद भविष्य में मिल जाए तो ये विचारधारा मजबूत हो सकती है और इसे माना जा सकता है, लेकिन केवल एक समाधान व्यवस्था के आधार पे इसकी भी मान्यता नहीं मिलती है। तीसरा जो इसमें एक विद्वान है डी.के. सेन। डी.के. सेन ने ये जो चारों प्रकार के शारीरिक संरचना मिला है कंकाल का, उसमें नाक, कान का, खोपड़ी, ये सब जो है, इसके आधार पे उन्होंने काफ़ी निरीक्षण परीक्षण किया और उन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता में जो कुछ भी कंकाल है या उसके आधार पे उसके निर्माता के बारे में हम एक निष्कर्ष निकालते हैं। ये निष्कर्ष पर संदेह है, एक भ्रम पैदा करता है, क्योंकि इसमें एक सम्मिश्रित ग्रुप यानी प्रजातियों का एक कहें तो लक्षण दिखता है, और इस लक्षण में खुल करके केवल नहीं कहा जा सकता है कि मंगोलॉइड या भूमध्य सागरीय या काकेशियन लोग ही हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। ये एक मिक्स है। तो जहाँ तक मिक्स या मिश्रित प्रजातियों की बात आती है तो कहीं न कहीं लगता है कि स्वदेशी विचारधारा का जो मत है कि एक लंबी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए एक लंबे समय में ये जो सभ्यता पैदा हुई गांव खेत खलिहानों से होते हुए, तो वही लोग जो है एक लंबे समय में इसके निर्माता भी रहे। और इसके पक्ष में उन्होंने बहुत सारे ऐसे तर्क भी दिए, बताए। उन्होंने पहला तो एक बात बताया कि ये जो मत है 4-5 जो प्रजातियों के आधार पे मत संदेह पैदा करता है। दूसरा जो बात उन्होंने बताया कि ये सभी जो है प्रजातीय समूह में एक रूपता नहीं है और कहीं कहीं समरूपता भी है, मतलब एक रूपता नहीं भी है और एक रूपता है भी कहीं। जैसे सर, नाक, कद काठी में तो दिख रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें में नहीं दिख रहा है। उसके अलावा इसके विकास में वो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व वाले संस्कृतियों के पक्ष में अपना मत व्यक्त करते हैं कि ये जो न्यूलिथिक से लेकर के और कैल्कोलिथिक के हर चरण से गुजरे हुए जो लोग आए
वही इसके निर्माता थे। वो नियोलिथिक में यहाँ तक कि बुर्ज होम और गुफर किले जो कश्मीर घाटी में थे, और उसके बाद जो है अन्य क्षेत्रों में जैसे बिहार में चिरान, इन सब चीज़ों के अवशेषों से, पुरातत्व साक्ष्यों से वो एक अनुमान लगाते हैं कि ये कहना बिल्कुल एक पक्षीय होगा कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता केवल यही 4-5 प्रजाति के लोग हैं। एक मिश्रित रूप में है और एक लंबी प्रक्रियाओं से गुजरा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसके निर्माता के रूप में भी स्वदेशीय मत का, यानी कैल्कोलिथिक से जो हमारे देश में या उसके और भी पहले प्रागैतिहासिक काल से जो मनुष्य आगे विकसित होते आ रहा है, और नियोलिथिक कैल्कोलिथिक में जो फेज 1 में, फेज 2 में फिर वो पहुँचे, उससे इसका समानता को जोड़ते हुए उन्हीं को इसके निर्माता के रूप में जाना जाता है। हाँ, एक सीधा सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में रहता है कि मोहनजोदड़ो से जो कुछ भी कंकाल प्राप्त हुआ है उसमें ज़्यादातर, या कहें तो मुख्यतः भूमध्य सागरीय कंकाल निर्धारित किया गया है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सभ्यता के बारे में बहुत प्रकार के मत है। कोई इसे सुमेरिया की सभ्यता से जोड़ते हैं, कोई अचानकता के सिद्धांत से जोड़ते हैं और विदेशी विचारधारा को मानते हैं, कोई इसे द्रविड़ भाषी लोगों से जोड़ करके और बाहुबली लिपि से जोड़ करके, ब्राहुई लिपि से जोड़ करके देखते हैं। कोई कुछ विद्वान का ग्रुप ऐसा है जिसे वैदिक आर्यों से जोड़ करके देखते हैं, जिसमें पनी, सूर, असुर, भृत, वाहिकों, दासों, नागों आदि के रूप में अलग अलग विचारधारा रखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर अंतिम निष्कर्ष के रूप में कहा जा सके तो ये जो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता है वो स्वदेशी एवं पुरानी जनसंख्या को ही मानने के लिए ज़्यादा बाध्य करता है। ये सभ्यता कहीं न कहीं हमारे नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल के लोगों द्वारा, अपने देश के, अपने उपमहाद्वीप के लोगों द्वारा ही निरंतर विकास की प्रक्रिया से ही बनी है, निर्मित हुई है। हाँ, इस बात का मलाल ज़रूर है कि अभी तक लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं जा सके हैं। अगर वो पढ़ लिया जाता तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रहस्य इस सभ्यता के बारे में ख़त्म हो जाती और विवाद भी ख़त्म हो जाता और इस सभ्यता की सही तस्वीर प्रकाश में आ जाती। लेकिन अफसोस है, आशा कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है, पढ़े जा सकते हैं या नए साक्ष्य मिल सकते हैं, तो ये विचारधारा बदल सकते हैं। लेकिन ये विचारधारा कोई अस्थाई नहीं है, बल्कि ये विचारधारा अभी तक के अनुसंधान, खोज और बहसों से, विवेचनाओं से, व्याख्याओं से निकल के आई है। तो आप इसे मान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन थे, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसके निर्माता किसे कहा जाए, यही सब बातें हैं। और इसे मैंने आपको 4 हिस्सों में, एक अवधारणात्मक विचार है तो इसे समझाया आपको, और फिर इसके निर्माता या संस्थापक के बारे में इसी से मैं समझाया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर आपसे हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट्स में, अगले हिस्सों में, और इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।